गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जनरल स्टडी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय इतिहास। उसमें भी हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक होगा मुगलों का पतन, डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। संभवतः इसकी 2 वीडियो बनेगी। आज हम पहली वीडियो बनाएंगे क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है। तो शुरू करते हैं मुगलों का पतन। सबसे पहले देखते हैं कि मुगलों का पतन स्टार्ट कहाँ से होता है। ये 1707 से, चूंकि जो अंतिम मुगल बादशाह हुए हैं बहादुर शाह सेकंड, ये 1857 के विद्रोह तक हुए हैं, लेकिन जो उसमें 6 बड़े राजा हुए हैं, 6 बड़े बादशाह औरंगजेब तक, उनके बाद का हम इतिहास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगलों के पतन में शासक कौन कौन हुए हैं। कुल 11 या 12 शासक हुए हैं। उनके अभी हम नामकरण और उनका जो शासन काल है वो लिखेंगे। एक उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था सन 1707 में, जाजऊ का युद्ध। ये आगरा के निकट पड़ता है। उसमें बहादुर शाह फर्स्ट पहली बार विजित हुए थे। और उसके बाद में एक और युद्ध हुआ था, गोलकुंडा का युद्ध। गोलकुंडा का 1709 में हुआ था। तो बहादुर शाह फर्स्ट ने अपने भाइयों को उसमें हराया था और बहादुर शाह के नाम से एक उपाधि धारण की थी। अपने आप को मुगल एम्पायर या मुगल सम्राट घोषित किया। मुगलों पहले एक बार राजाओं के नाम लिखते हैं। तो इसमें पहले जो शासक हुए हैं मुगल बादशाह मुगलों के पतन में, एक तो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। ये चीज अगर चाहे तो साथ साथ आप नोट करते रहिए। इनका हम दूसरा नाम भी लिखेंगे तो स्पेस थोड़ा छोड़ना है इसके लिए। तो बहादुर शाह फर्स्ट, सेकंड हुए हैं फिर जहादार शाह। तीसरा हो जाएगा फर्रुख सियर। इसको घृणित कायर भी। इनके उपनाम भी हैं, तो उपनाम एक साथ लिख लेंगे सभी, ठीक है। फर्रुख सियर, फिर रफी उद दर्जात। इसके बाद आए रफी उद दौला। मोहम्मद शाह रंगीला। जी शायद ये पैनल पर तो पहली वीडियो हो गया आज हमारी वीडियो वैसे बनाई थी सर्विसिंग के लिए, लेकिन क्या छोड़िए। तो बीच में चूंकि तबीयत खराब थी तो इसलिए नए पैनल पर वीडियो नहीं बन सकी थी। आज हमारी नए पैनल पर बोर्ड पर ये पहली वीडियो होगी। इसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस चलती डिजिटल बोर्ड पर। खैर, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद है अहमद शाह के बाद आएंगे आलमगीर सेकंड। जी जो फर्स्ट और सेकंड जो नाम लगाए गए हैं ये इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि समझें और समझाने के लिए ये नाम करेंगे। तो जैसे आलमगीर है तो फर्स्ट कौन हुए हैं, औरंगजेब का ही नाम आलमगीर था। उसके बाद में फिर सेकंड आलमगीर सेकंड। इसके बाद में शाहजहां थर्ड। ये शाहजहां थर्ड है ना। फर्स्ट और सेकंड के बारे में बताएंगे। अच्छा, जो मुख्य शासक हुए हैं वो अलग थे, शाहजहां। फिर शाहजहां सेकंड कहा गया है रफीउद्दौला को, और ये शाहजहां थर्ड। इसके बाद आ जाएंगे शाह आलम सेकंड। फिर आएंगे बहादुर शाह सेकंड। सॉरी, शाह आलम के बाद में एक और भी है, अकबर सेकंड। और एक आ जाएंगे बहादुर शाह सेकंड के नाम से। तो ये कितने शासक हुए हैं इनको देखना है और इनके उपनाम भी हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड, और ये क्या आ जाएंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कहीं पर ये शाहजहां थर्ड के बारे में नहीं बताते, तो एक ही वर्ष तक ये शासक रहे। ये मुगलों के पतन में इनका एक और नाम भी था, इनका उपनाम है कुछ का। जैसे बहादुर शाह फर्स्ट का उपनाम क्या था, मोहम्मद मुअज्जम, आजम और काम बख्श। ये औरंगजेब के 3 पुत्र थे। इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, एक सक्सेसर वार हुआ था। उसके बारे में अभी चर्चा हम करते हैं। जहांदार शाह का नाम था लंपट मूर्ख। इसको साहिब बेखबर ने कहा, इतिहासकार साहिब बेखबर थे। फर्रुख सियर का नाम घृणित कायर।
घृणित काया, सही से घृणित काया, ये किसका नाम था? फर्रुखसियर। रफीउद दर्जात का नाम कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन सबसे कम शासनकाल था। और रफीउद दर्जात दौला का नाम था शाहजहां सेकंड। क्या नाम था? शाहजहां सेकंड। ओके। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर। रोशन अख्तर नाम था। ओके। अहमद शाह का कोई ऐसा नाम नहीं होगा। आलमगीर सेकंड का नाम अजीजुद्दीन। ये किसका नाम हो जाएगा? आलमगीर सेकंड का। जहां शाहजहां थर्ड का कोई नाम नहीं था। उपनाम शाह आलम सेकंड का उपनाम था अली गौहर। जी पहले भी लिखा था आपको, अली गौहर ये नाम आया हुआ। और अकबर सेकंड का कोई उपनाम ऐसा नहीं था। और बहादुर शाह सेकंड का नाम था जफर। ये चूंकि जफर के नाम से इस शायरी लिखता था, तो जफर नाम हो जाएगा। अब इनके अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो सबसे अधिक पूरे मुगल एम्पायर में अगर शासन देखा जाए तो औरंगजेब का रहा है, और सबसे कम रहा है रफीउद दर्जात का शासनकाल। ओके। तो बहादुर शाह फर्स्ट का क्या रहेगा? 1707 से 1712। लंपटपुर का 1712 to 13, 1712 से 13 तक का शासनकाल। और ऐसे ही फर्रुखसियर का आ जाएगा 1713 to 19, सन 1713 से 1719 तक। रफीउद दर्जात रफीउद दौला का ये 1719 से 19 तक ही रहेगा। लगभग ये 3 महीने तक रहा था, जून जुलाई अगस्त या सितंबर तक। तो ये सबसे कम शासनकाल था इसका सबसे कम शासन रहा है पूरे मुगल एम्पायर में। तो सबसे अधिक शासनकाल किसका रहा है? औरंगजेब का। और सबसे कम जो रहेगा ये रहा है दर्जात का, रफीउद दर्जात। ओके। तो रफीउद दौला का शासनकाल ये भी 1719 से 19 तक, लगभग इसका 4 या 5 महीने तक रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल आ जाएगा 1719 से 48 तक, 48। एंड नेक्स्ट अहमद शाह 1748 से 54 तक, 54 तक। और आलमगीर का आ जाएगा फिर सन 1754 से 58, 58 तक। इसके बाद आएगा शाहजहां का सन 1758 से 59 तक, एक ही वर्ष का। अली गौहर यानी कि शाह आलम सेकंड का सन 1700 आ जाएगा 59 to 1806, सन 1806 तक। इसके बाद आता है अकबर सेकंड सन 1806 से 37 तक, 37। और सबसे जो लास्ट मुगल एम्पीरियर हुए हैं शासक बहादुर शाह सेकंड जफर के नाम से 1837 से सन 1857 तक, 57 या 58, 58 कहीं पर, जिसके इसमें रंगून में डेथ हुई थी, फिर नेचुरल डेथ बर्मा में, यानी कि वहां पर इसका शासन था। तो ये मुगलों के पतन के कुछ शासक, उन शासकों के उपनाम और उनका कार्यकाल। हालांकि इनका कार्यकाल तो परीक्षाओं में कम पूछा जाता है, लेकिन ये पूछते हैं कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, इनका क्रम क्या था, तो हमें इनका क्रम याद रखना है। और एक इनके उपनाम ज्यादा जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एक तो बहादुर शाह फर्स्ट का, एक मोहम्मद शाह रंगीला का नाम, और अंतिम मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का नाम जफर। ये ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं मुगल के पतन के उपनाम। बात करते हैं कि जो इससे पहले 6 शासक हुए हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो 6 बड़े शासक हुए हैं जिनका साम्राज्य विस्तार अत्यधिक था। उसके बाद में उत्तराधिकार का कोई निश्चित ऐसा नियम नहीं था, तो यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और बहादुर शाह ने उपाधि धारण की। तो इनका कोई खास ऐसी अचीवमेंट नहीं है, ऐतिहासिक जो ऐसी उपलब्धि है वो इनकी नहीं है। तो ये चैप्टर अलग कर दिया गया, मुगलों का पतन, और इसे हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो एक प्ले लिस्ट आपको पहले ही उसमें प्रोवाइड की गई थी यूट्यूब चैनल पर, इतिहास के नाम से, उसी में आपको वीडियोज मिलेगी आधुनिक भारत, या इसकी प्ले लिस्ट अलग ही बनाई जाएगी, उसमें हमारा ये पहला चैप्टर होगा आज। ओके। तो ये मुगलों का पतन। खैर देखना, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये सन 1707 में हुई, 1707। उस टाइम पर राजधानी लगती थी मुगलों की आगरा। तो 1707 में इसके जो 3 पुत्र थे, ये पुत्र कौन कौन थे? एक का नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम था आजम, और एक का नाम था कामबख्श।
तो अपने जीवित रहते हुए औरंगजेब ने एक वसीयत की थी, एक बिल जारी किया था। उस वसीयत में बताया था कि मेरी मृत्यु के बाद में जो तीनों पुत्र होंगे इनको अलग अलग क्षेत्र का एक शासक नियुक्त किया जाएगा। सबसे पहला नाम आया था उसमें वसीयत में मुअज्जम का। मुअज्जम का जो क्षेत्र होगा ये उत्तरी भारत है, यानी कि इसकी राजधानी दिल्ली बताया, दिल्ली का जो क्षेत्र होगा ये तो दिल्ली में अपना शासन करेगा। जो उसका दूसरा पुत्र था आजम, आजम के लिए बताया गया था कि ये आगरा के क्षेत्र में करेगा। आगरा, ये आगरा क्षेत्र आ जाएगा, काठियावाड़ का जिसमें क्षेत्र होगा यानी कि गुजरात का, और राजधानी क्या हो जाएगी आगरा। और तीसरे पुत्र के लिए कामबख्श के लिए जो हैदराबाद यानी कि दक्कन का जो क्षेत्र होगा, हैदराबाद क्षेत्र में, हैदराबाद ये वहां का शासक ये बनाया जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका जो बड़ा पुत्र था वो कहां पर था, तो उसे जो सूबेदारी सौंपी गई थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है जमरूद, ये जमरूद में था उस टाइम पर। मोहम्मद मुअज्जम कहा जमरूद, जमरूद एक क्षेत्र पड़ेगा ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान यहाँ पर। तो वसीयत ये किसने की थी? औरंगजेब ने। तो मुगलों में ऐसा तो उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, लेकिन नियम जो बनाने की कोशिश की थी वो की गई किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, इसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोहम्मद मुअज्जम था। मोहम्मद मुअज्जम ही एक उपाधि लेकर बहादुर शाह फर्स्ट की इसने शासक अपने आप को घोषित किया और इसमें युद्ध लेते। आप इन्हें चाहे तो नोट करते रहिए साथ साथ, बाकी इसकी छोड़ लेकर इसकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड की जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। क्षेत्र विस्तार की अगर बात करते हैं, वही कि उस टाइम पर ये कहां था? अफगानिस्तान में। और ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? काठियावाड़। एक तो ये क्षेत्र यहाँ पर लगता था, एक दिल्ली का हो जाएगा क्षेत्र, और एक यहाँ दक्कन का जो क्षेत्र बताया गया था। इसमें अपने बड़े पुत्र के नाम एक वसीयत की थी, उसका नाम क्या था? मोहम्मद मुअज्जम के नाम की गई थी। और ये दूसरा जिसकी राजधानी आगरा हो जाएगी, आजम, ये आ जाएगी आजम के नाम। और तीसरा यहाँ पर हैदराबाद थी, हैदराबाद। हैदराबाद में ये कौन बनेगा? कामबख्श, कामबख्श ये था। तो एक मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध सन 1760। पहले युद्ध का नाम क्या था? जजाओ का युद्ध, जजाओ का युद्ध, जजाओ ना। जजाओ कहां पर पड़ता है? आगरा, ये आगरा के पास पड़ेगा आगरा। तो आगरा में सन 1707 में लड़ा गया था ये युद्ध। किस किस के बीच? जिसका ज्येष्ठ पुत्र था मोहम्मद मुअज्जम, इनके मुअज्जम, मुअज्जम वर्सेस इसका जो दूसरा भाई था आजम, आजम। तो आजम को इसने डिफीट किया था, मोहम्मद मुअज्जम ने आजम को हराया था, और इसी युद्ध में फिर ये उपाधि अपनी धारण की बहादुर शाह फर्स्ट की। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब ये अफगानिस्तान से आगरा की तरफ आया था, इसने मार्ग में ही यानी कि रास्ते में ही स्वयं को भारत का बादशाह घोषित किया, और वहीं पर बहादुर शाह की उपाधि इसने धारण की। तो पहले युद्ध का नाम क्या रहेगा? जाजाऊ का युद्ध। यहीं पर जजाऊ लिखा है या जाजाऊ, एक ही विषय होते हैं। तो मोहम्मद मुअज्जम ने उपाधि कौन सी थी? बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि से धारण की। सेकंड नंबर जो दूसरा युद्ध था ये 1509 में लड़ा गया था, और ये कौन सा? गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा का युद्ध। ये कहां पर लड़ा गया? दक्कन में लड़ा गया, दक्षिण में। ये सन 1709 में। इसमें मोहम्मद आजम ने अपने जो छोटे भाई था इसका कामबख्श को हराया। ये किसके के बीच? मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम और वर्सेस कामबख्श। कामबख्श को इसने युद्ध में हराया। तो 2 युद्ध कौन कौन से थे? जजाऊ का युद्ध और एक गोलकुंडा का युद्ध। अपने भाइयों को पराजित करके और स्वयं को भारत का शासक घोषित किया, और ये मुगलों के पतन में पहला शासक था। आगे बढ़ते हैं, ये नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो जैसे भी। नेक्स्ट देखते हैं बहादुर शाह के अब कुछ इसके कार्य थे। बहादुर शाह के कार्य क्या हो जाएंगे? कुछ अच्छे कार्य भी किए, कुछ गलत कार्य भी किए। एक तो इसके दरबार में इतिहासकारों ने लिखा है, इतिहासकार सर सिडनी और एक हुए हैं खाफी खां।
साहिब बेखबर भी कहा गया। साहिब बेखबर क्यों? क्योंकि ये कुछ जो उच्च स्थान थे ये अयोग्य लोगों को दिया करता है, यानी कि अयोग्य लोगों को या मंत्रियों को योग्य पद दिया करता था। तो साहिब बेखबर। इतिहासकार का नाम क्या था? खाफी खां। खाफी खां एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये साहिब बेखबर था, इसे कोई भी खबर यानी कि कोई ज्ञान नहीं था इस चीज का कि योग्य पद अयोग्य लोगों को दिए जा सकते हैं या नहीं। जैसे सैनिक की भर्ती हुई तो सैनिकों में जो विकलांग हैं हालांकि उनको दूसरा डिपार्टमेंट दिया जा सकता था, लेकिन ये उनको मुख्य सेनापति बना दिया करता था। योग्य पद था, योग्य पद पर अयोग्य लोगों को ये नियुक्त करता था। दूसरा, ये अपने अधिकारों या कर्तव्यों को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था, कभी कभी दरबार में भी अनुपस्थित रहता था। तो इतिहासकार खाफी खां ने क्या कहा? साहिब बेखबर, यानी कि इसको कोई खबर या कोई पता नहीं होता था अपने शासन चलाने का। एक इतिहासकार हुए सर सिडनी ओवल। सर सिडनी ओवल इतिहासकार ने लिखा है बहादुर शाह के बारे में कि अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनके बारे में कुछ अच्छी पंक्तियां लिखी जा सकती हैं। क्या लिखा है सर सिडनी ओवल ने कि अंतिम मुगल बादशाह। ये कमेंट किया था सर सिडनी ओवल। नहीं, इट्स सिडनी ओवल। साहिब बेखबर की उपाधि जो किया था ये खाफी खान। आप चेंज कर लीजिए, ये लिखा हुआ अंतिम मुगल बादशाह। अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में अच्छी पंक्तियां लिखी जा सकती है, अच्छी पंक्ति लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। ये किसके बारे में कहा गया? सर सिडनी ओवल ने। तो ये कमेंट इसी के बारे में किए गए थे। हालांकि एक मुगलों के पतन में और कमेंट भी आता है कि जब सोने को ही जंग लग जाए तो लोहा बेचारा क्या करेगा। सोने का मतलब क्या हुआ? जो प्रारंभिक बड़े शासक बने हैं मुगलों में, जैसे अकबर, हुमायूं या बाबर, इनकी तुलना तो किससे की गई? सोने से, गोल्ड से की गई है। जबकि दूसरा अगर देखते हैं फिर जो 11-12 शासक थे इनकी तुलना की गई है लोहे से, कि जब सोना ही नहीं है तो लोहा बेचारा क्या करेगा। तो ये कमेंट मुगलों के पतन पर किए गए। एक और, एक इसके दरबार में डच शिष्टमंडल आया था, एक जो हाईली डेलीगेशन आता है डच किसके नेतृत्व में आया था? इसका नाम था जोशुआ केटेलार। जोशुआ केटेलार, ये नाम नोट कीजिए, जोशुआ केटेलार। इसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इसके दरबार में आया। दरबार में आवागमन किया इसने और इसका स्वागत किया गया था। फिर स्वागत किसने किया था? एक लेडी का नाम था फिदवा, या उसी को बोलते थे जूलियाना। एक जूलियाना, ये कौन थी? पुर्तगाली जूलियाना। जूलियाना ये क्या थी? पुर्तगाली थी। पुर्तगाली महिला या नर्तकी भी थी, नर्तकी। ये कोड डांसर थी जूलियाना। इसने भव्य स्वागत किया था। जूलियाना का ही नाम फिदवा नाम था, फिदवा। और इसी को बोलते थे बीबी भी बोलते थे, बीबी। फिदवा भी इसी का नाम था, बेबी भी इसी का नाम था। देखना विजय जी, बेबी बोलते हैं महिलाओं के सम्मान सूचक एक शब्द होता है। जैसे हम यहाँ पर श्रीमती या कुमारी लिखते हैं, ऐसे ही दक्षिण में या फिर पश्चिम की परंपरा रही है, महिलाओं को सम्मान देने के लिए बीबी होता है। बीबी का मकबरा तो राबिया दुरानी का मकबरा, ये कौन थी? औरंगजेब की पत्नी, तो नाम में बीबी लगता है। एक बीबी भानु पढ़ेंगे हम सिखों में, जो चौथे नंबर की ये थे, तीसरे नंबर के सिख, उनकी पुत्री का नाम बीबी भानु को, जहाँ पर फिर ये रामदासपुर नगर बनाया था अमृतसर में। तो जूलियाना कौन थी? पुर्तगाली नर्तकी डांसर थी। इसने स्वागत किया था किसका? ये जो स्वागत जो शिष्टमंडल आया था, ये कौन थे? डच थे। डच का क्या नाम होता है? होलैंड या नीदरलैंड या डच एक ही नाम है। तो डच शिष्टमंडल बहादुर शाह फर्स्ट के दरबार में आया। वहां पर जो वेलकम किया गया वो किसके द्वारा किया गया? जूलियाना के या फिदवा या इसने। तो इसने ये नर्तकी थी, वहां पर कोड डांस किया था। और भी कुछ अच्छे कार्य थे इसके। क्या ये नोट कर लिया आपने विजय? आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह के और भी कार्य आप देखिए। एक इसने क्या किया? जो जजिया कर लेता था, जजिया कर की जो दर थी वो कम कर दी गई। इसकी दर को नगण्य किया, नगण्य यानी कि बहुत नॉमिनल लगने लगा था, बहुत ही कम लगने लगा था। हालांकि अंतिम रूप से जो समाप्त किया था ये मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। इसके बाद में एक और इसने
मराठों के लिए एक मित्रपूर्ण इनके थे संबंध मराठों के, हालांकि मराठों के चैप्टर में पढ़ेंगे। मराठों से मित्रता उन्हें एक चौथ और सरदेश मुखी जो टैक्स था वसूलने का अधिकार दिया गया था। हालांकि वो जहादार शाह में आया था और उनके जो अधिकारी थे वसूलने के वो मुगल अधिकारी थे तब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिखों से। वो सिखों के 10वें गुरु हुए हैं। 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। उनके 4 पुत्र थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो राजनीतिक गुरु बने थे बंदा बहादुर से इनका युद्ध हुआ है। बंदा बहादुर से युद्ध हुआ था। और क्या अच्छी बात रही इसकी, एक तो जजिया कर पंथी लोग से और एक शिष्टमंडल आया, और एक देखा जाए तो मराठों के विरुद्ध मित्रता पूर्वक संबंध है, और एक सिखों से। हालांकि सिखों के बाद में फिर युद्ध हुआ है। इसी युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी सन 1712 में। शिवाजी को मृत्यु हुई सन 1712 में। 1712 में जब मृत्यु हुई तो इसके भी 4 पुत्र थे। बहादुर शाह पुत्र कितने थे? 4। एक का नाम क्या था? जहादार और एक था जहान शाह, रफ्यूज शाह। एक रफ्यूज शाह और एक इसमें अमान शाह कुछ ऐसे नाम आता है। तो इनके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार के युद्ध में जो जहादार शाह था ये विजय घोषित हुआ था, और ये कहा जाता है कि इसका शव, जो बहादुर शाह फर्स्ट का शव था, वो 1 महीने तक, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि 10 सप्ताह तक एक खुले आसमान के नीचे रखा गया था, है ना, उत्तराधिकार के युद्ध में। फिर जहादार शाह अगला शासक बना था, ये था। तो मृत्यु कब हुई थी? सन 1712 में। पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। युद्ध में इसके पुत्र इतने मशगूल हुए, इतने लीन थे कि इनको दफनाने का टाइम ही नहीं इनको मिला। तो कब्रिस्तान में इतिहासकार बताते हैं कि 10 सप्ताह या फिर 1 महीना बाद, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है 1 महीना बाद, और कुछ ने लिखा है कि 10 सप्ताह बाद उनको दफनाया गया था। अगला शासक कौन आ जाएगा फिर? जहादार। तो अब जहादार शाह के बारे में हम पढ़ते हैं। जहादार शाह का शासन काल क्या रहेगा? सन 1712 से 13। ये एक ही वर्ष तक मुगल शासक बने। उन्होंने क्या किया? एक तो स्वयं को भारत का शासक घोषित किया, मुगल शासक घोषित किया। इसने जो अपना वजीर बनाया, वजीर, इसके वजीर का नाम था जुल्फिकार खान को अपना वजीर बनाया था। इसी के कहने पर ये टैक्स में बढ़ोतरी या इसमें जो कमी करता था। और एक इसके कुछ इतिहासकार प्रेमिका बताते हैं या फिर कोर्ट डांसर में बताते हैं, लाल कुमारी, एक नर्तकी थी लाल कुमारी नर्तकी, कोर्ट डांसर नर्तकी। इसके प्रशासन पर इसका प्रभाव था। लाल कुमारी नामक प्रोस्टिट्यूटर या कहिए नर्तकी, कोर्ट डांसर, ये किसके दरबार में थी? जहादार शाह के। और इसका प्रशासन पर प्रभाव था, इसका प्रभाव। एक आमेर के राजा हुए। आमेर मतलब जो जयपुर है, आमेर के राजा नाम था जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा या राजा मिर्जा की उपाधि, ये जयसिंह को उपाधि दी गई। दूसरा एक और हुए हैं राजस्थान की राजा आमेर, किसका नाम था? जयपुर का नाम क्या आ जाएगा? आमेर। एक और राजस्थान के राजा थे, महाराजा की उपाधि जिनको दी गई थी, नाम अजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी गई? महाराजा उपाधि। लेकिन इसके दरबार में या मुगल क्षेत्र में एक हिंदुस्तानी दल के 2 सैयद बंधु थे, 2 भाई थे। एक का नाम हुसैन खां और एक का अब्दुल्ला खां। जो अब्दुल्ला खां थे वो बड़े भाई थे, हुसैन खां छोटे भाई थे। इन दोनों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा फर्रुखशहर के साथ मिलकर
वो रफीउस शान का भतीजा लगता था। तो इसकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि यहाँ पर हत्या किसने की? जो जहांदार शाह की, जहांदार की हत्या की गई थी। किसने? ये फर्रुख शेर ने की थी। वैसे फर्रुख शेर और किसके सहयोग से की थी? सैयद बंधुओं के सहयोग से। सैयद बंधु क्या कहते थे अपने आप को? हिंदुस्तानी दल। ये हिंदुस्तानी दल के कहते थे। इसमें ये दो भाई थे, एक भाई का नाम क्या था? अब्दुल्ला खां, और एक का हुसैन खां। अब्दुल्ला खां, हुसैन खां। बाद में इन्होंने क्या किया? कठपुतली, पपेट राजा बनाते थे, इसलिए इनको नरक निर्माता भी कहा गया है। नरक निर्माता। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधुओं में शामिल नहीं था? दो भाई थे, तो इनका ये कहना था कि जो इनके पूर्वज थे वो बाद में मुगल सेवा में आए थे और बाद में ये भी अपनी सेवाएं देने लगे थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला खां, छोटे भाई का नाम हुसैन खां। तो ये वजीर के पद पे था और ये मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया था। मीर बख्शी जैसे चीफ कमांडर होता है या मुख्य सेनापति हम कह सकते हैं। ये बने, इनका इतिहास हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जहांदार शाह की हत्या करके और कौन बना फिर? फर्रुख शेर को घृणित कायर भी कहा गया है। इसका शासनकाल 1713 से 19 तक रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम दो ही शासक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।